नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम देख रहे हैं तमस उपन्यास। तमस उपन्यास का आज जो है द्वितीय खंड प्रारंभ होने वाला है। यहाँ से द्वितीय खंड प्रारंभ होने वाला है और द्वितीय खंड जो है 14वें प्रसंग से प्रारंभ होता है, यानी 14वीं सर्ग कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं। तो यहाँ से 14वें भाग भी कह सकते हैं। तो यहाँ से द्वितीय खंड प्रारंभ होता है तमस उपन्यास का। आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने पहला खंड जो है पूरा सविस्तर रूप से लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखा है और इसी चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। यह सब कुछ सभी रचनाएं हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। केवल आपका मूल्य लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है और यह आप करोगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहली बस खानपुर से चलकर सुबह 8 बजे गांव में पहुंची थी। यानी पहले भाग में जो है वह शहर का वातावरण बताया था और द्वितीय भाग में जो है 14 प्रकरण से आगे जो है वह यहाँ पर गांव में राजकीय स्थिति या गांव की स्थिति या गांव में स्वाधीनता आंदोलन के या किस प्रकार ये परिणाम हुए हैं, ये 14वें खंड से आगे दिखाया गया है। पहली बस खानपुर से चलकर सुबह 8 बजे गांव में पहुंची थी। वह नहीं आई। उसके बाद हर घंटे 2 घंटे के बाद शहर की ओर से भी और खानपुर की ओर से भी बसें आती थी। आज दोपहर हो गई, एक भी बस नहीं आई। चाय की दुकान में केतली पर चढ़ाया पानी सुबह से खोलता रहा। दुकान के सामने के दोनों बेंच खाली पड़े पड़े थे। पहले बेंचों पर भीड़ लगी थी। गांव का कोई आदमी नहीं था, यानी गांव का कोई आदमी नहीं था, नहीं आता जाता। हरनाम सिंह की दुकान पर न बैठना हो, यानी यह किसकी दुकान है? हरनाम सिंह की दुकान पर बैठना हो। बस स्टॉप पर 2-3 झबरीले कुत्ते, यानी कौन से कुत्ते? झबरीले कुत्ते जो है 2-3 घूम रहे थे। चारों ओर जैसे सकता छा गया था। स्त्री की सूझ पैनी होती है। बंतों ने कल शाम से ही कहना शुरू किया था, यानी स्त्री की सोच जो है वह पैनी होती है, बड़ी होती है, दूर की सोचती है। तो बंतों ने जो है कल शाम से ही कहना शुरू किया था कि इस गांव से निकल चलो, यानी इस गांव से निकल चलो, यानी खानपुर चले चले चली जहां हमारे और सगे संबंधी चलते, यानी खानपुर जाएंगे और चलो, निकल चलो गांव से निकल चलो, खानपुर चले, यानी खानपुर जाएंगे और वहाँ पर खानपुर में हमारे रिश्तेदार वो रहते हैं। इस सारे गांव में अकेले 2 जीव सिख परिवार के थे, यानी इस गांव में केवल 2 ही जीव सिख परिवार के थे, यानी पति पत्नी थी। बाकी सारा गांव मुसलमानों का था। पर हरनाम सिंह नहीं माना, यानी हरनाम सिंह और हरनाम सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो बंतो है, याद रखिए। ऐसा प्रश्न पीछे पूछा गया था नेट के परीक्षा में कि हरनाम सिंह और बंतो को छुपने के लिए कौन जगह देता है? जो राजू है वह जगह देती है। वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये प्रश्न पूछा था, याद रखिए। ये बंतु और हरनाम सिंह ये पति पत्नी है, याद रखिए। बाबू सोना भी कह सकते हैं आज की भाषा में। और चलती दुकान छोड़कर कैसे भाग जाए, यानी हरनाम सिंह कहता है कि हमारी यहाँ दुकान अच्छी खासी चलती है, वह चलती दुकान छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? झगड़े फिसाद तो होते रहते हैं, यानी झगड़े तो होते रहते हैं, पर काम धंधा तो बंद नहीं किया जा सकता। फिर जाए तो कहाँ जाए? शहर में जाए जहाँ पहले ही आग लगी है, यानी शहर में जाए तो पहले ही वहाँ पर आग लगी है। खानपुर में जाए तो वहाँ हमारा कौन खिलाने के लिए बैठा है, यानी खानपुर जाए तो खानपुर में हमारे लिए कौन रोटी देगा? पीछे किसी ने दुकान लूट ली तो फिर खाएंगे कहाँ? यानी दुकान किसी ने लूट ली तो खाएंगे कहाँ? बेटे के पास जाए तो बेटा 20 मील दूर मीरपुर गांव में है, यानी बेटा के पास जाना है तो बेटा हरनाम सिंह का बेटा किस गांव में है? मीरपुर गांव में है, याद रखिए। बेटा है जैसे हम यहाँ अकेले हैं वैसे ही वहाँ पर वह अकेला है, यानी जैसे हम यहाँ पर अकेले हैं वैसे ही मीरपुर में हमारा बेटा अकेला है। जहाँ बैठे हो गुरु महाराज के आश्रय वहीं बैठे रहो। उसके पास पहुँचे भी गए तो वह हम बूढ़ों की जान बचाएगा या
अपनी जान बचाएगा, यानी बेटे के पास जगह जाएँगे तो बेटा अपनी जान बचाएगा या हमारी बचाएगा? अपने जेब से भी खाएँगे तो कितने दिन और कोई दूसरा खिलाएगा तो कितने दिन, यानी खुद का भी खाएँगे तो कितने दिन खाएँगे? क्योंकि जमा किया हुआ पैसा वो एक दिन तो खत्म होगा ही, और बेटा जो है वह भी कितने दिन हमें खाना देगा। और चौकी पर बैठा हरनाम सिंह गोद में रखे हाथ जोड़ देता और कहता है, जिसके सिर ऊपरी तू सुआमी सो दुःख कैसा पावे, हे मालिक। यानी ये इसका अर्थ है यहाँ पर, जिसके सिर पर ऊपरी तू सुआमी सो दुःख कैसा पावे, हे मालिक जिसके सिर पर तेरा हाथ है, यानी ऊपर वाले से कहता है, हे मालिक जिसके सिर पर तेरा हाथ है वह दुःख क्यों कर पाएगा। बंतो सुनती और चुप हो जाती। फिर जब अंदर ही अंदर उसका दिल डूबने लगता तो कहती, चलो मेरी बहन के गांव चलो, चलो चले। यानी वो बंतो कहती कि चलो मेरी बहन के पास जाएंगे, चलो वहाँ तो नज़दीक है, वहाँ गुरुद्वारे में पढ़ रहेंगे, बहन के पास नहीं रहेंगे। यानी नज़दीक के गांव में मेरी बहन है, उसके पास जाएंगे, बहन के पास नहीं रहेंगे, मगर वहाँ गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में पढ़े रहेंगे। और वहाँ सिख संगत बड़ी बड़ी है, अपने लोगों का आसरा होता है। पर हरनाम सिंह भी नहीं माना, यानी हरनाम सिंह नहीं माना, यानी बंतो की बहन यानी हरनाम सिंह की साली। उसे अंदर ही अंदर विश्वास था कि और लोगों के साथ भले ही भला हो जाए, लेकिन इसके साथ नहीं हो सकता। यानी हरनाम सिंह को विश्वास हो गया था कि दूसरे लोगों के साथ कुछ भला बुरा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं करेगा। सुन भागे भागिए, आशा आशा कदे किसे दा बुरा नहीं चेतिया, बुरा नहीं कोता। इतो दे लोकीची साडे नाल भरावा, अ, वांग रहे न हन। यानी वो कहता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा भी कोई बुरा नहीं करेगा, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया तो हमें भी हमसे कोई झगड़ा नहीं करेगा। तेरिया आका शाह ने करीम खां 10 बार कह गया है, यानी करीम खान 10 बार कह कर गया है, चुपचाप बैठो रहिबो, तुहाड़े बल कोई आँख चूक के भी नहीं बेखनगा। करीम खान तो अ, बड़ा मोतबर इत्थे कौन है, इनको इनको इत्ते सिख घर है, यानी एक ही सिख घर है कि गिरवा वालिया सुसांडे ते हत्ते चुक दिया, गैरत नहीं आवेगी। सुन भागे भागिए, हमने किसी का कुछ देना देना नहीं, यानी उपयुक्त का ही ये है आसार है। तो वो कहता है कि सुन भागे, यानी अपनी पत्नी से कहता है कि हमें हमारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं, किसी के देना नहीं है, हमने किसी का कभी बुरा नहीं चेता, यानी बुरा नहीं सोचा, कभी बुरा नहीं किया। ये लोग भी हमारे साथ कभी बुरी तरह पेश नहीं आएंगे। तेरे सामने कुछ नहीं तो 10 बार 10 बार करीम खान कह गया है, आराम से बैठे रहो, तुम्हारी तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। आप करीम खान ने बड़ा मोतबर इस गांव में और कौन होगा, यानी करीम खान से बड़ा कौन है, सारे गांव में एक ही तो सिख घर है, इन्हें गैरत नहीं आएगी, हम निहत्थे बूढ़े पर हाथ उठाएंगे। बंतो फिर चुप हो गई, यानी बंतो यहाँ सब कुछ सुन चुप हो गई। तर्क का जवाब तो तर्क में दिया जा सकता है, यानी बंतो का मानना है कि तर्क का जवाब तर्कों से ही दिया जा सकता है, पर विश्वास का जवाब तर्क के पास नहीं, यानी तर्क का जवाब तर्क से दिया जाता है, लेकिन विश्वास का जवाब विश्वास का जवाब तर्क से नहीं दिया जा सकता। जहाँ बंतों का दिल किसी किसी वक्त डूबने लगता था, वहाँ हरनाम सिंह एक बार भी विचलित नहीं हुआ, उसका चेहरा बराबर खिला रहा, सारा वक्त वह गुरु महाराज का नाम लेता रहा, और उसे देखकर बंतों को भी त्राण मिलता रहा। पर आज कोई बस नहीं आई थी, यानी आज जो है कोई बस एसटी बस जो है वह नहीं आई थी, और एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं चढ़ा था, और सड़क सूनी पड़ गई थी, बल्कि 2-3 बार इक्के दुक्के आदमी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, गांव की ओर जाते हुए उसके घर की ओर घूर घूर कर देखते रहे थे। जो नए आदमी थे वह और जब दोपहर ढलने को आई तो
और ढक्की पर से उसे किसी के कदमों की परिचित सी आहट आई। करीम खां लाठी लाठी टेकता चला आ रहा था, यानी करीम खां लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। हरनाम सिंह की ढाढ़स बंदी। करीम खां कुछ बताएगा, यानी करीम खान कुछ कहेगा, ऐसे उसका साहस आया। कोई सुझाव देगा, कोई तरकीब करेगा। यहाँ खतरा हुआ तो हम करीम खां के डेरे पर चले जाएंगे। यानी हरनाम सिंह सोच रहा है कि यहाँ यदि कुछ खतरा आया तो हम हरनाम सिंह के डेरे पर, नहीं हरनाम सिंह के नहीं, करीम खां के सिंह डेरे पर चले जाएंगे। करीम खां दुकान के सामने आया आया पर रुका नहीं, और नहीं हरनाम सिंह की ओर मुंह किया। यानी करीम खान आया और कुछ नहीं किया और केवल चाल धीमी कर दी और खंकारने की ऐसा करके बहाने बुदबुदाया और हालत आची आची नहीं, हरनाम सिंह तू चला जा, ऐसा कहकर दो एक कदम जाकर फिर बोला। यानी कहता है कि हालत अच्छा नहीं है, हरनाम सिंह तू चला जा, ऐसा कहा। और फिर दो चार कदम आगे जा और बोला, गांव वाले तो तेरे बल अक्ल भी नहीं नहीं चुनगने पर बारहों लोगा दे आंदा डर है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोकना मांडे बसदा नहीं। और फिर खांसता हुआ लाठी टपटपाता आगे बढ़ गया। यह कौन लाठी? करीम खान आगे बढ़ गया। तभी पहली बार हरनाम सिंह की विश्वास की टेक पूरी तरह से हिल गई, यानी जो विश्वास था करीम खां पर वह टूट गया। करीम खां रुका नहीं तो इसका मतलब यह चुपचाप खतरा है। सच, यानी करीम खान रुका नहीं तो सचमुच खतरा है। और जो करीम खान आया आया है तो जोखिम ही उठाकर आया होगा। फिर भी हरनाम सिंह इतना घबराया नहीं जितना उदास हो गया, यानी जितनी मन में उदासी थी उतना उसने दिखाई नहीं। वैराग्य का भाव उसके दिल से ज़्यादा उठा, क्षोभ क्रोध भय आदि का कम। पाँचवें 5-1 मिनट के बाद करीम खां फिर लौट कर आया। फिर वैसे ही ढक्की चढ़ते चढ़ते कमर पर हाथ रखे हाँफते हाँफते खंखारते उसने कदम धीमे किए और आए और बुदबुदाया, देर नहीं कर हरनाम सिंह, हालत चंगी नहीं, वाहिर हो बलवाहिया, दे आंदा डर है। और उसी तरह कमर पर हाथ रखे हाँफता हुआ और ढक्की चढ़ने लगा। हरनाम सिंह कहाँ जाए? मीलों दूर तक रास्ते और मैदान और घाटियाँ फैली है। करीम खान ने तो कह दिया है कि चले जाओ, मगर कहाँ जाए? उन्हें कहाँ आश्रम मिल सकता है? उन्हें कहाँ आश्रय मिल सकता है? 60 की उम्र और साथ में औरत जात, यानी हरनाम सिंह की उम्र कितनी है? 60 वर्ष की है और साथ में औरत यानी उसकी पत्नी है। वह कितनी दूर तक भागकर जा सकता है? यानी 60 वर्ष की उम्र में साथ में स्त्री है, तो दोनों मिलकर कितनी दूर पर भाग सकते हैं? फिर भागकर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? मन के अंदर से फिर एक बार आवाज़ आई, कहीं नहीं जाओ, यही बने रहो। जब बलवाई आए तो दुकान भी हाजिर कर देना और जान भी हाजिर कर देना, यानी कोई बलवान व्यक्ति आए तो उसको दुकान भी दे देने का और जान भी दे देने का। यहाँ मर जाना अच्छा है, परदेशों की खाक छानने से कौन आएगा हमला करने? यानी परदेशों में जाएंगे तो कौन हमला करने आएगा? यही मर जाना अच्छा है। बार बार वह सोचता पर यकीन नहीं होता था कि गांव का कोई आदमी उस पर हमला करने आएगा या गांव वाले बाहर वाले को हमला करने देंगे, यानी गांव वाले बाहर वालों को हमला करने देंगे, यकीन नहीं आ रहा था। हरनाम सिंह उठकर पीछे कोठरी में आ गया, यानी वो उठा और पीछे कोठरी में आ गया और जहाँ बंतो बैठी थी। करीम खां आकर कह गया है, यानी ये हरनाम सिंह अपनी पत्नी बंतो को कह रहा है कि करीम खां आया था और आकर कह कर गया है कि यहाँ यहाँ से निकल जाओ, बाहर से बलवाई आ रहे हैं। यानी बलवाई यानी जो पहलवान, ऐसे बलवान व्यक्ति। क्षण भर में बंतो के सारे शरीर में खून की जगह पानी भर गया। बैठी की बैठी रह गई। रात सिर पर आने वाली थी और कहीं पर ठोर ठिकाना नहीं था। और उधर अंधेरी कोठरी में खड़ा उसका पति अवसाद की मूर्ति लग रहा था। पर अब न सोचने का वक्त था, न ज़्यादा देर ठहरने का वक्त था। जितनी जल्दी हो सके अंधेरा पड़ते ही यहाँ से
निकल चलना चाहिए, निकल चलो। मैं तो आप भी कहता हूँ यही बैठे रहो। यानी हरनाम सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तो यही कहता हूँ कि यहीं पर बने रहो, कहीं नहीं जाओ। फिर उसने एक और दीवार के साथ टंगी अपनी कोन दोनाली बंदूक बंदूक की ओर इशारा करके कहा, मरने मारने पर नौबत आ गई तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा, फिर अपने आप को मार डालूंगा। यानी हरनाम सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि यदि मरने मारने की आवश्यकता इस समय आया तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा और फिर मैं खुद मर जाऊंगा। बंतो चुप सुनती रही। क्या कहे, क्या 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 मशवरा दे। सामने चारा ही क्या है, यानी सामने चारा ही क्या था, कुछ उपाय क्या था। हरनाम सिंह दुकान के चबूतरे पर लौट गया, टाट के नीचे से कमाई के पैसे निकाले, फिर अंदर आया। यानी जो दुकान के नीचे दुकान पे गया और दुकान के चबूतरे पर गया और वहाँ पर किसके नीचे पैसे रखे थे, टाट के नीचे रखे थे, और वह कमाई के पैसे निकाले और अंदर आया और बक्से में से पूंजी के पैसे निकाले निकाले फिर नोटों को अलग से छांट लिया और रेजगारी वही छोड़ दी। रेजगारी यानी चिल्लर पैसे, और नोटों का पुलिंदा अंदर की बंडी के जेब में रख लिया। फिर कोठरी के अंदर दीवार पर टंगी बंदूक उतारी और उसे कंधे से लटका लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या माल ले जाए और क्या नहीं ले जाए। यानी उसके समझ में नहीं आ रहा था जाए तो कहाँ, माल कितना लेकर जाए और क्या छोड़ जाए। दुकान की रजिस्ट्री के कागज़ ले लूँ और पर उन्हें ढूंढने निकालने का वक्त नहीं था। यानी दुकान के रजिस्टर के कागज़ ले लूँ तो वह भी आप कहाँ पर है उसको भी ढूंढने का समय नहीं था। बंतों की भी यही हालत थी। अपना जेवर उठा लूँ, खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत बना लूँ, दो रोटियां सेक लूँ, रास्ते में कहाँ कुछ खाने को मिलेगा, अपने कपड़े बदलूँ, बाहर जाओ जाओ तो कपड़े उलझे पहन कर जाना चाहिए। पर बंतों की समझ में नहीं आ रहा था, यानी बंतों के समझ में भी नहीं आ रहा था खाने के लिए कुछ रोटियां साथ में लूँ, कुछ खाना लूँ या कपड़े पहनूँ या क्या 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 करूँ। यानी दोनों भी उलझने उत्पन्न है। गहनों की पोटली का क्या करूँ? उसने पूछा। इन्हें बदन पर पहन लूँ, यानी बंतों ने पूछा हरनाम सिंह कि क्या गहने की पोटली को क्या करूँ? क्या मैं पहन लूँ? पहन ले, हरनाम सिंह ने कहा कहा फिर तनिक सोचकर बोला, तेरे तेरे गहने देखकर ही तुझे कोई मार डालेगा। यानी कहता है कि तेरे गहने देखकर ही तुझे कोई मार डालेगा, तू उन्हें दुकान के पीछे गाड़ दे। यानी वह जो है कहते हैं कि वह गहने तू दुकान के पीछे गाड़ दे, कहता है। अब बंतों ने कमीज के नीचे जेवर पहन लिया लिया कुछ रुमाल में लपेट कर और ट्रक के अंदर छोड़ दिया। यानी बंतों ने जो है जो भी उसका अ, कमीज थी, कमीज के नीचे से जेवर पहन लिया और कुछ को है रुमाल में बांध कर ट्रक में छोड़ दिया। बाकी जेवर पिछवाड़े ज़मीन में गाड़ आई, जहां उन्होंने सब्जी की क्यारियाँ लगा रखी थी। यानी जहाँ पर सब्जी की क्यारियाँ लगाई थी वहाँ पर वह कुछ जेवर जो है गाड़ कर आई। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ रहा है, जैसे पिछले समय में यही जो इस आंदोलन के समय में जो लोग घर छोड़कर जा रहे थे, वो जाते समय जो पहले कुछ बैंक नहीं थे, कुछ संदूक नहीं थे, कुछ रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो वो पहले लोग जेवर ऐसे ही गाड़ कर जाते थे और वह उसका आना नहीं हुआ, फिर वो भूल जाते थे या किसी ने उसको मार डाला, फिर वो जो जेवर गाड़े हुए हैं ज़मीन में, वो वैसे ही वैसे रह जाते थे। और फिर बहुत दिनों के बाद यदि खोद काम होता था तो वो जेवर जो है मिलते थे और लोग कहते थे कि धन मिल गया, ऐसा ही होता था। अ, लेकिन इसके पीछे की कहानी यह थी। अ, क्यारियाँ लगी रही थी, कोठरी में संदूक रखे थे, खेस दरिया पूरे के पूरे बिस्तर के जो बेटी के ब्याह के समय बनवाए थे, कितना कुछ था और कुछ भी नहीं उठाया जा सकता। यानी पूरे जो भी संदूक था वह सब कुछ वहीं पर छोड़ दिए, कुछ उठाया नहीं जाता। दो रोटियां सेक लूं। यानी बंतो कहती है अपनी पत्नी से, यानी हरनाम सिंह से, कि दो रोटियां सेक लूं, जाने कहाँ कहाँ भटकना होगा, रोटियां सेकने का कहाँ वक्त रह गया है। भली लोग पह, पहले जाने का सोचा होता तो यह भी कर लेते। यानी यहाँ पर बंतो पहले से कह रही थी कि हमें जाना चाहिए, लेकिन हरनाम सिंह ही नहीं कहे, इनकार कर रही थी और वो कहता है कि अब रोटियां सेकने का क्या कहाँ समय है। तभी कहीं दूर से
ढोल बजने की आवाज़ आई, दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों यानी बंतो और हरनाम सिंह पति पत्नी। अ, बलवाई आ गए हैं, यानी दूर से आवाज़ आई, बलवाई आ गए हैं, खानपुर की तरफ से आए जान पड़ते, यानी बलवाई आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है ढोल पीटने का, और वो कह रहे कि बलवाई आए हैं, खानपुर की तरफ से आए जान पड़ते हैं। उधर ढोल ढोल बजने की आवाज़ आई, इधर गांव में ढक्की के पार से नारे लगाने शुरू हो गए। या अली, अल्लाह अकबर, ए अशरफ और लतीफ़ होंगे, यानी जो अल्लाह अकबर कहने वाले गांव के जो थे वह कौन थे, वह अशरफ और लतीफ़ होंगे। वही गांव के लिगी है, वही पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, यानी गांव में कौन पाकिस्तान के नारे लगाते थे, अशरफ और लतीफ़, याद रखिए। हरनाम सिंह ने मन ही मन कहा, वातावरण कैसा थर्रा उठा है। शाम पड़ चुकी थी, लेकिन लेकिन झूठ फूटा अंधकार अंधकार में नहीं बदला था, यानी शाम हो गई थी, अंधेरा ज़्यादा नहीं पड़ा था। बलवाइया की आवाज़ बाएं हाथ कस्सी के पार से आई जान पड़ती थी, यानी जो बलवाई। तभी हरनाम सिंह की नज़र कोठरी की छत से लटकते मैना के पिंजरे पर पड़ी, यानी वह तभी जो है हरनाम सिंह के कोठरी में पिंजरे में बंद एक मैना थी, उस पर पड़ी। बंतो पिंजरा कोठरी के पीछे ले जा और उसे खोल कर मैना को उड़ा दे, यानी वह पिंजरे में क्या पाल रखा था बंतो और हरनाम सिंह ने, यानी यहाँ पर पूछा जा सकता है तो मैना पाली थी, अन्य कोई ये नहीं, चिड़िया पर्याय दिए जाएंगे, चिड़िया पाली थी, तोता पाला था या कबूतर, तो मैना पाली थी और उस मैना को छोड़ देते हैं। कुछ ही देर पहले बंतो ने मैना के पिंजरे में रखी कटोरियों में पानी और दाना डाल दिया था। अब जब यह पिंजरे को उतार कर बाहर ले चली तो मैना ने रोज की रटी हुई गर्दान बोल दी, यह बंतो रब राखा, सरबत दा रब राखा, यानी ये कौन बोल रहा है, बंतो रब राखा, सरबत दा रब राखा, यह कौन बोल रहा है, यह मैना बोल रही है, किससे, बंतो से। सुनते ही बंतो का गला भर आया और जवाब में बंतो भी बुदबुदाई, हाँ मैना, रब राखा, सरबदादा रब राखा, यानी वो ये मैना मैना ने बंतो से कहा और बंतो ने भी मैना से वही कहा। ये शब्द मैना ने हरनाम सिंह से सीखे थे, यानी मैना ने ये शब्द किससे सीखे थे, तो हरनाम सिंह से सीखे थे, याद रखिए। मैना ने ये ऐसा पूछा जा सकता है, अ, रब राखा, सरबद्ध दा रब राखा, यह शब्द मैना ने किससे सीखे थे। पर्याय में पंडित जी ऐसे कुछ पर्याय दिए जाएंगे तो हरनाम सिंह से सीखे थे, याद रखिए। अक्सर हरनाम सिंह दुकान के पटरे पर बैठा होता और उसकी पत्नी पीछे कोठरी में बैठी होती, और जब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता तो हरनाम सिंह अंदर बैठा बंतों के साथ गुरुवाणी और धर्म की बातें किया करता था, याद रखिए। जब दुकान पर ग्राहक नहीं होते थे तो हरनाम सिंह और बंतो किस प्रकार की बातें करते थे, तो वह गुरुवाणी और धर्म की बातें किया करता था, याद रखिए। तभी उठते बैठते वह कहा करता था, रब राखा, सरबदादा रब राखा, यह सुनकर ही वह मैना सीख गई थी और मैना इन शब्दों को घर में दोहराने लगी थी। मैना के मुंह से ये शब्द सुनकर बंतो को बड़ी ताकत मिली, उसने साहस और स्थिरता आ गई, मानो नन्हा सा पक्षी उसे सीख दे रहा है, यानी नन्हा सा पक्षी उसको सिखा रहा है कि रब राखा बंतो, रब राखा, यानी विश्वास रख, परमेश्वर तेरा रखवाला है। पिछवाड़े ज़मीन के छोटे से टुकड़े में हरनाम सिंह ने सब्जी रोप दी थी। एक आम का पेड़ उगा उगा रखा था। आंगन के बीचों बीच पहुंचकर बंतो ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और धीमे से बोली, जा मैना, तेरा रब राखा, सरबत दा रब राखा, यानी आंगन के बीचों बीच आई और बंतो ने उस मैना का पिंजरा खोला और कहा, जा मैना, तेरा रब राखा, सरबत दा रब राखा कहा। पर मैना ज्यों की त्यों पिंजरे में बैठी रही, यानी मैना पिंजरे के बाहर नहीं गई, वही पिंजरे में रही। उड़ जा मैना, उड़ जा मैना, माँ सदके, वो कह रही है बंतो। और बंतो का कहते कहते फिर गला भर आया और वह पिंजरे को वही ज़मीन पर छोड़कर लौट आई। तभी फिर ढोल बजने की आवाज़ आई।
आई, आपकी आवाज़ ज़्यादा नज़दीक थी। यानी ढोल बजने की आवाज़ आई और यह आवाज़ जो है ज़्यादा नज़दीक जान पड़ी थी। गाँव में भी आवाज़ें की भिन-भिनाहट बढ़ने लगी थी। लगता बहुत से लोग इकट्ठे होकर कहीं से बढ़े आ रहे हैं। गाँव के अंदर से नारों की आवाज़ बराबर किसी-किसी वक़्त आ रही थी। बंतो और हरनाम सिंह अपने 3 कपड़ों में और थोड़ी बहुत पूँजी और बंदूक सँभाले दुकान की ताला लगाकर बाहर निकल आए। यानी बंतो और हरनाम सिंह क्या-क्या साथ लेकर आए थे? उनके 3 कपड़ों पे, यानी जो पहने थे वही कपड़ों में और कुछ जमा बहुत बहुत थोड़ी-सी पूँजी यानी कुछ रुपया और बंदूक सँभाले दुकान का ताला लगाकर बाहर आए। घर के बाहर कदम रखते ही सारा प्रदेश पराया हो गया। कहाँ जाए? यानी घर से बाहर आने के बाद प्रदेश जो है वह पराया हो गया, बेगाना लगने लगा और वह सोचने लगे कि कहाँ जाए, किधर को घूमें। बाएं हाथ को गांव फैला था, उसी ओर कस्सी थी और 80 के पार से बलवाइयों के ढोल सुनाई दे रहे थे। दाई ओर पक्की सड़क खानपुर की ओर चली गई थी। उस ओर जाना खतरे से कम खाली नहीं था। यानी बाई ओर की सड़क जो है खानपुर की तरफ जाती थी और खानपुर की तरफ जाना यानी खतरा मोल लेना था। सड़क के पार ये तिरछे पन्ने बार-बार क्यों आ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी दूर पर एक ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो पढ़ने में कोई ये भी नहीं है। ये यहाँ का थोड़ा-सा अंश छोड़ देते हैं क्योंकि ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा बराबर। मैना उन्हीं के पीछे उड़कर यानी वो हरनाम सिंह और बंतो जा रहे हैं और मैना जो है उसी के पीछे उड़कर चली आई थी और पेड़ पर बैठ गई थी। तभी बलवाई बलवाई ऊग टीसे के ऊपर पहुँच गए, जिसकी खलान उतरने पर दाएँ हाथ पर हरनाम सिंह की दुकान थी। यानी दाएँ हाथ हरनाम सिंह की दुकान थी, उसी की तरफ बलवाई आ गए थे। बलवाई चिंगाड़ रहे थे, ऊँचे-ऊँचे शोर लगाते, ढोल बजाते नीचे उतर रहे थे। चाँद निकल आया था यानी रात का समय है, चाँद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चाँदनी में हर पेड़ और चट्टान के पीछे छिपे किसी अज्ञात अज्ञात शव का माँस भास होने लगा था। अ, नद नदी सूखी थी और चाँदनी में नदी का पाट सफ़ेद चादर सा बिछा था। यानी नदी सूखी थी। पति पत्नी किनारे पर से उतर आए थे और अब उसी की ओर धीरे-धीरे दाएँ और आगे की ओर बढ़ने लगे थे। नदी का किनारा जहाँ वे चले जा रहे थे छोटा-सा पत्थरों पत्थरों से आटा पड़ा था और दोनों हाँफने लगे थे। दोनों के कान बलवाइयों के ओर लगे थे। शोर पहले तो नज़दीक आता गया, फिर थम गया। हरनाम सिंह को लगा कि बलवाई दुकान के सामने रुक गए, यानी वह आवाज़ कम हो गई, बंद हो गए। तो वो हरनाम सिंह को लगा कि बलवाई जो है दुकान के सामने रुके हैं और निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि आप क्या करें। हरनाम सिंह ने मन ही मन करीम खान के धन्यवाद कहा, यानी करीम खां का धन्यवाद मन ही मन कहा क्योंकि उसने जाने के लिए कहा। वह वक्त पर न कह देता तो भागना भी असंभव हो गया था। यानी वक्त पर करीम खां आकर न कहता तो भागना भी असंभव हो जाता था और बलवाई आकर इनको भी मार देते थे। तभी किसी चीख पर जोर-जोर से प्रहार करने की आवाज़ आई। हरनाम सिंह समझ गया कि बलवाई उसकी दुकान का दरवाज़ा तोड़ रही थी, यानी कोई चीज़ तोड़ने की आवाज़ आई और वह आवाज़ से हरनाम सिंह ने सोच लिया कि मेरी दुकान का दरवाज़ा जो है बलवाई तोड़ रहे हैं। आगे चलकर पाने के लिए दोनों के पैर काँप रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े धीरे-धीरे आगे सरकने लगे। वहाँ गुरु का नाम लेकर चलती चलती आओ। हरनाम सिंह पत्नी को अपने साथ खींचते हुए बोला, यानी वह कहते कि हर वाही गुरु का नाम लीजिए और मेरे पीछे चलती आइए। तभी ये कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। दोनों ने नज़र उठाकर ऊपर देखा। ऊंचे किनारे पर चिड़की चांदनी में एक भयानक काले रंग का कुत्ता खड़ा उन पर भूखे जा रहा था। यानी किस रंग का कुत्ता? काले रंग का कुत्ता भूखे जा रहा था बंतौर हरनाम सिंह को। हरनाम सिंह को तो काटो तो खून नहीं, अब क्या होगा? यानी हरनाम सिंह को काटो तो खून नहीं उसमें। गुरु महाराज, किस पाप की इतनी भयंकर सज़ा?
भयानक सजा दे रहे हैं। कुत्तों का भौंकना सुनकर तो वे भागते हुए इधर चले आएंगे, उन्हें पता चलते देर नहीं लगेगी। हम किस रास्ते से जाकर भागकर जाए, यानी वह हरनाम सिंह कहता है कि हे वाहेगुरु, मुझे किस पाप की यह सज़ा दे रहे हो। कुत्ता भी भूख रहा है, यदि कुत्ते का भूखना सुनकर वह लोग इधर आए तो हम लोग कहाँ पर भाग कर जाए। तुम चलते जाओ जी, रुको नहीं। हाँ, रुको नहीं, बंतो बोली, यानी बंतो बोलती कि तुम चलते रहो जी, रुको नहीं, बंतो बोलती है। कुत्ता बराबर भूखता जा रहा था। झबरेला कुत्ता है, याद रखिए, झबरेला कुत्ता जो अक्सर उसकी दुकान के सामने टहलता, जगह जगह मुंह मारता नजर आया करता था। यानी ये झबरीला कुत्ता था, तो हर हर वक्त जो है वह हरनाम सिंह की दुकान के पास भी रहता था। कुछ दूर तक चलते रहने के बाद बंतो ने मुड़कर देखा। कुत्ता अभी भी टीलों पर खड़ा भूखे जा रहा था, मगर आगे बढ़कर नहीं आया था। यानी वह दूर जाने के बाद बंतो ने पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ता जो है टील के ऊपर खड़े रहकर भूखे जा रहा था, लेकिन वापस नहीं गया था। न तो टीले के ऊपर किनारे से और न ही नीचे उतरा था। वे आगे सरकते गए, यानी बंतो और हरनाम सिंह आगे सरक गए। जैसे तैसे गांव गांव पीछे छूट जाए आगे भगवान मालिक, यानी जैसे गांव निकल गए, गांव पीछे छूट गया तो वह सोचने लगे कि आगे भगवान मालिक है। कुत्ता रुक गया है, आगे नहीं आ रहा है। भूख भूख तो रहा है, यानी भूख रहा है। एक चट्टान के पीछे दोनों छिपकर खड़े हो गए और दम साधे कुत्ता का भूखना सुनते रहे। उधर दुकान का दरवाजा टूटकर गिर गया था और अल्ली चिल्लाते हुए वलवा वलवाई उसमें घुस गए, यानी अल्ली ऐसा आवाज़ चिल्लाया और उसके अंदर खुल गए बलवाई। अ, लूट रहे हैं लूट रहे हैं, हमारा घर बार लूट रहे हैं, वो ये कह रहे बंतों से। पर कुत्ते की भुकने की और किसी का ध्यान नहीं नहीं गया था। दोनों पहले से अधिक अस्वस्थ हो गए थे। ध्यान ध्यान चला भी जाता तो भी शायद वे इनका पीछा न करते। इन्हें मारने से उन्हें क्या मिलता, यानी बंतो और हरनाम सिंह को मारने से बलवाइयों को क्या मिलता। और दुकान में से तो कितना कुछ माल लगने वाला था, यानी दुकान में भी कितना कुछ माल हाथ लगने वाला था उनके। अब किसकी दुकान और किसका घर, छोड़ आए तो हमारा कहाँ रह गया। बंतो ने कहा, यानी बंतो कहती कि आप किसका दुकान है और किसका घर, यदि हम वह छोड़ आए तो वो अब हमारा कहाँ रहा। चांदनी में झिलमिलाता नदी के पाट का प्रसार कहीं कहीं पर पेड़ों के झुरमुट टीले पर टीले के ऊपर खड़ा झबरेला कुत्ता जो बराबर भूखे जा रहा था। सब मिलकर एक सपना सा लग रहा था। कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया था। 20 साल तक एक जगह में रहने के बाद, यानी उस जगह पर बंतो और हरनाम सिंह कितने साल तक रहते थे, 20 वर्ष हुए थे, याद रखिए। 20 अ, 20 साल तक एक ही जगह पर रहने के बाद पलक मारते हुए परदेशी और बेघर हो गए थे। हरनाम सिंह का हाथ ठंडा और पसीने से तर था, पर वह बार बार एक ही वाक्य दोहराए जा रहा था, निकल जाओ, अब जैसे भी हो निकल जाओ। कौन, हरनाम सिंह बोल रहा था। गांव पीछे छूट चुका था। कुत्ता अभी भी किनारे पर खड़ा था, वह आगे नहीं आया था। कुत्ते दे कुछ देर बाद अ, घाय कुछ देर बाद शायद अपने आप लौट आए। दुकान लूटी, थोड़ी दूर पर एक नाला बहता था, यानी दुकान लूटी और कुछ थोड़ी दूर पर नाला बहता था। नाले का पाट चौड़ा था और इस ओर किनारा ऊंचा था। अगर कहीं जाया जा सकता था तो उसी रास्ते छिप छिप कर जा जामा जा सकता था। सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं था, यानी सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं था, ऐसे ही छुप छुप कर चलना था। और नाले में पानी न के बराबर था, यानी नाला सूखा था। चौड़ा पाट पाट सूखा और रेतीला था और कंकड़ों पत्थरों से आटा था। नाला चौड़ा भी था। और दोनों ने सड़क पार की और थोड़ी दूर दूर तक आकर नाले की ओर उतरने लगे। अब तक बलवाई गांव के निकट पहुंच चुके थे और इसी ओर बड़े आ रहे थे, यानी बलवाई भी इसी ओर आ रहे थे। वातावरण उनके नारों नारों और ढोल मजारों की आवाज़ से
गूंज रहा था। हरनाम सिंह और उनकी पत्नी नाले की ओर उतर रहे थे जब ऊपर कहीं से क्षीण सी आवाज़ आई, बंतो तेरा रब राखा। यानी ऊपर से आवाज़ आई कि बंतो तेरा रूप राखा। ये कौन बोल रहा है? ये मैना बोल रही है। संबंध सा रब्बा राखा, संबंध दा रब्बा राखा, ऐसे ही ऊपर से मैना बोल रही है। मैना उन्हीं के पीछे उड़कर चली आई थी और पेड़ पर बैठ गई थी। तभी बलवाई उस ढोले के ऊपर पहुंच गए, जिनकी ढलान उतरने पर नीचे दाएं हाथ हरनाम सिंह की दुकान थी। अ, चिंचाड़ रहे थे, ऊंचे ऊंचे नारे लगाते, ढोल बजाते नीचे उतर रहे थे। चांद, ये डबल पेज आ गया, ये हो गया है, ये डबल पेज आ गया, ये हो गया हमारा। ये डबल पेज आ गया है सभी। चूंकि थी बलवाइया का शोर थम गया था, लूट के सामान में संतुष्ट हो गए। हाँ, ये नहीं, ये डबल। चूंकि थी बलवाइयों का शोर थम गया था, लूट के सामान से वे संतुष्ट हो गए। जान पड़ते थे या क्या आप वे खोलने लगेंगे। आप केवल कंकड़ों पत्थरों पर चलते चलते लड़खड़ाते कदमों की आवाज़ आ रही थी और चारों ओर निस्तब्धता छाई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद बंतों को लगा जैसे आकाश में रोशनी फैल गई है। उसने मुड़कर देखा तो नाले के ऊपर किनारे के पीछे गांव की ओर आसमान आसमान लाल होने लगा था। यानी गांव की ओर देखा पीछे मुड़कर, तो गांव की ओर देखा तो आसमान जो है लाल होने लगा था। बंतो देखती देखती रह गई, यानी वो लाल हो रहा था, यानी आग की लपेटें दिख रही थी। देखो जी क्या है, यानी बंतो कहती कि देखो जी क्या है, क्या है बंतो, दुकान जल रही है। और क्या है, हरनाम सिंह ने कहा। यानी हरनाम सिंह कहता कि क्या है, वह जो आग की लपेट है वह हमारी दुकान चल रही है। वह भी खड़ा उसी ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक वे मंत्रमुग्ध से आग के शोलों को देखते रहे। अपने घर से उठते हुए शोलो जरूर ही किसी दूसरे के घर में उठने वाली शोलों से भिन्न होते होंगे, वरना ये क्यों मूर्तिवत खड़े के खड़े रह जाते और उन्हें ताकते रहते। सब खाक हो गया, हरनाम सिंह शीतल सी आवाज में बोला। यानी हरनाम सिंह बोला, सब कुछ खाक हो गया, जलकर राख हो गया। आंखों के सामने अ, सब खानसाहा हो गया। वाहे गुरु को यही मंजूर था और उसने ठंडी सांस भरी और वे फिर चलने लगे। दीवारें मनुष्य को छिपाए रहती है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। दीवारें मनुष्य को छिपाए रहती है, पर यहाँ कोई दीवार न थी, केवल टीले थी, कहीं कहीं पर चट्टानें थी, जिनके पीछे मनुष्य छुप सकता था, पर कितनी देर के लिए। कुछ ही घंटों में रात का अंधेरा छट जाएगा और फिर जैसे नंगे हो जाएंगे, सील छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। यानी वह छुपने के लिए दीवारें मनुष्य को छिपाए रहती है। यानी दीवार की जो है मनुष्य को छिपाए रहती है घर की। तो वहाँ चट्टानें थी, पत्थर थी, उसके पीछे कितनी देर तक छुपा रह जाएगा, फिर तो वो उजाला हो जाएगा और वो फिर कहाँ जाएंगे। बंधु का मुंह सूख रहा था और हरनाम सिंह की टांगें बार बार लड़खड़ा जाती थी। पर इस समय केवल ये दो ही नहीं अनगिनत लोग दर्जनों गांवों में से किसी इसी भांति जान बचाते घूम रहे थे। यानी इस समय में केवल बंतो और हरनाम सिंह ही अपनी खुद की जान बचाकर भाग नहीं रहे थे, हजारों गांव के हजारों लोग जो है गांव छोड़कर जा रहे थे, खुद की जान बचा रहे थे। अनेक लोगों के कानों में टूटते किवाड़ों की आवाज़ें पड़ रही थी, पर उसके पास न सोचने के लिए वक्त था, न भविष्य के मंसूबे बांधने के लिए वक्त था, जैसे तैसे जान बचा पाने के लिए। उस वक्त तक चलते जाओ जब तक रात के साए तुम्हें अपनी अपनी ओट में लिए हुए। यानी जब तक रात के अंधेरे में तुम खुद को बचाकर चलने का साहस रखते हो, तब तक चलते जाओ। शीघ्र ही दिन चढ़ आएगा, यानी शीघ्र ही रात ढल जाएगी, दिन निकल आएगा और जिंदगी के खतरे चारों ओर से भूखे भालुओं की तरह हमला कर देंगे। कुछ ही देर में
थक कर चूर हो गए थे। यानी कुछ ही देर में चाबी बूढ़े थे। हरनाम सिंह की उम्र 60 वर्ष की थी, तो उसकी पत्नी की उम्र भी 60 वर्ष के आसपास, 60 वर्ष के बीच में लगभग 55 या 55 वर्ष के आसपास होगी। इस बंतों की उम्र कुछ नहीं दी है। पर जब से उन्हें इस बात का भास होने लगा था कि वे बचकर निकल आए हैं, तभी से दोनों पति पत्नी की आंखों के सामने अपने बेटे बेटे बेटी के चित्र घूमने लगे थे। यानी इन दोनों को लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, तभी अपने बेटे और बेटी के बच्चों के चित्र वो सामने आने लगे कि वह किस हाल में हैं। इकबाल सिंह इस समय कहाँ होगा, उस पर क्या बीत रही होगी, और जसबीर कहाँ होगी। यानी इकबाल सिंह जो है यह हरनाम सिंह का बेटा है, और जसबीर जो है हरनाम सिंह की बेटी है। याद रखिए, जसबीर की उन्हें अधिक चिंता नहीं थी, क्योंकि जसबीर बड़े कस्बे में थी, जहाँ उनकी जाति के लोग अधिक संख्या में थे। यानी जसबीर जो है वह उसके कस्बे में थी और उसके जाति के ज़्यादा लोग थे, इसलिए जसबीर की ज़्यादा चिंता नहीं थी। संभव है सारी सिख संत गुरुद्वारे में इकट्ठी हो गई हो। यानी कहता है कि सारी जो ये है अ, सिख मंडली है वह गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गई हो। संभव है उन्होंने अपने बचाव का कोई साधन ढूंढ निकाला हो। पर इकबाल सिंह अकेला था। यानी इकबाल सिंह अकेला था और अपने गांव में छोटी सी बजाजी की दुकान करता था। यानी इकबाल सिंह ही अपने गांव में ही छोटी सी बजाजी की दुकान करता था। क्या मालूम समय रहते निकल गया हो, क्या मालूम इस वक्त हमारी ही तरह कहीं मारा मारा घूम रहा हो। यानी जसवंत सिंह भी जो है, जसवंत सिंह नहीं, जो इकबाल सिंह है वह भी कहीं वह कहीं दुकान छोड़कर चला गया या हमारी तरह ही कहीं मारा मारा घूम रहा हो। सभी विचार व्याकुल करने वाले थे। हरनाम सिंह ने आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर गुरु महाराज का नाम लिया, और फिर उसकी वाणी के सब वही शब्द दोहरा दिए। जिसके सिर ऊपरी तू सुआमी मोह दुख कैसा आवे। यानी जिसके ऊपर भगवान है, ईश्वर है, उस पर दुख कैसे आएगा। जब पौ फटने का समय हुआ तो वे एक छोटे से घर के एक छोटे से झरने के किनारे पत्थरों पर बैठ गए। यानी पौ फटने लगी, चलना मुश्किल हो गया, तब एक झरने के किनारे पत्थरों पर बैठ गए। हरनाम सिंह इस इलाके से परिचित था। वे ढोक मुरद्दीपुर एक छोटे से गांव के निकट पहुंचे थे। यानी हरनाम सिंह इस इलाके से परिचित था, और वह जो है ढोक मुरीदपुर एक छोटे से गांव के निकट पहुंचे थे। रात सारी चिंता उधेड़पुन और पांव घसीटने में लग गई थी, पर पौ फटने से पहले अनायास ही जैसे मन को शांति मिल गई थी। हवा में दूर दूर में तैरती हुई लकाटों के बूरे की गंध आई। ढोक मुरीदपुर में लुकाटों के बाग थे, और उनके बीच में से झरने बहते थे। चांद का रंग पहले नारंगी लाल पड़ गया था, फिर पीला पड़ने लगा था। यानी चांद का रंग जो है पहला नारंगी लाल हो गया, यानी फिर फीका पड़ने फिर अ, फिर पीला पड़ने लगा। यानी चांद भी जो है वह भी चांद भी अस्त होने के इस पर था। आकाश के गंधले रंग में पहले पीलिया मिल गई, फिर उसमें चांदी सी घुलने लगी। स्वच्छ नीलिमा आकाश में फैलने लगी। आसपास पक्षी चहचहाने लगे। मुंह धोले बंतो फिर फिर जय फिर जब की फिर जब जी महाराज का पाठ करेंगे चले। यानी वह बंतों को कहता है कि मुंह धो ले, यानी सुबह होने वाली है। वो कहता है कि पत्नी को मुंह धो लो, फिर पाठ करेंगे महाराज जी का। प्रातः की सुहावनी घड़ी में हरनाम सिंह का विश्वास फिर से जैसे लौट आया था। आप जाएंगे कहाँ, यानी आप जाएंगे कहाँ। बंतों ने चिंतित आवाज में पूछा। दिन भर मारे मारे कहाँ फिरेंगे, 2 रोटियां सेक ली होती तो क्या बात नहीं थी। दिन भर बेशक यही किसी पत्थर की ओड़ में पड़े रहते हैं, इसी ढोक में चलकर किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और उसके दिल में रहम हुआ तो आराम दे देगा, न हुआ तो जो गुरु महाराज को मंजूर है। यानी वो कहती है कि इधर ही किसी के घर का दरवाज़ा खटकाएंगे, उसके अंदर यदि रहम है, दया है,
तो वहाँ वह हमें घर में आने देगा, नहीं तो फिर जो गुरु महाराज को मंज़ूर है वह। तुम इस ढोक में जानते किसी को नहीं हो। हरनाम सिंह मुस्कुरा दिया, यानी वह कहती है पत्नी कि तुम इस ढोक में या इस गांव में किसी को जानते नहीं। फिर हरनाम सिंह मुस्कुराता है, जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया दिया सामान लूट लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ आने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है। यानी हरनाम सिंह कहता है कि जहाँ मुझे सब कुछ लोग जानते थे, पहचानते थे, वहाँ किसी ने मुझे आसरा नहीं दिया। वहाँ मेरा घर-द्वार जल गया और इस अपरिचित स्थान पर किसी से उम्मीद, जानने वाले से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। उन लोगों के साथ तो मैं खेल बड़ा अ, खेल बड़ा हुआ था, यानी जिस लोगों के पास साथ खेलकर बड़े हुए थे, उन्होंने ये किया। प्रातः का झुटपुट साफ होने पर दोनों उठकर गांव की ओर जाने लगे। पहले पेड़ों का एक झुरमुट आया आया शहतूत और अ, शीशम के पेड़ थे। पे यानी पेड़ों का झुरमुट आया। पहले किसका पेड़ आते हैं? पहले कौन से पेड़ दिखाई देने लगे? शहतूत, शहतूत और शीशम। याद रखिए, शहतूत और शीशम। शहतूत एक खाने की एक ऐसी छोटी छोटी रहती है, बहुत मीठे लगते हैं, थोड़े से अ, खट्टे रहते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। शहतूत और शीशम के पेड़ थे। झुरमुट के बाहर छोटा सा कब्रिस्तान था। यानी कौन कौन से पेड़ दिखे? शहतूत और शीशम के पेड़ दिखे और बाहर छोटा सा कब्रिस्तान था। टूटी फूटी कब्रें छोटी बड़ी उन्हीं के एक और किसी पीर की भी कब्र जान पड़ती थी, क्योंकि उस पर दिया टिमटिमा रहा था। और हरी, यानी किसके कब्र पर दिया टिमटिमा रहा था? किसी पीर के कब्र पर, याद रखिए। और हरी झंडियाँ लटक रही थी। फिर खेत आए आए गेहूं पक गया था, यानी फिर खेत आए गेहूं पक गया था। कड़ाई के दिन नज़दीक थे, यानी वो फसल निकालने के। फिर सपाट छतों वाले मिट्टी के कोटे सामने आ गए, जिनके बाहर गाय भैंसें बंधी थी। कहीं 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 पर मुर्गियाँ अभी से अपनी चूज़ों के साथ चुगे की तलाश में घूमने लगी थी। यानी मुर्गी जो है अपने बच्चों के साथ। बंतो, अगर वे लोग मारने पर उतारू हुए तो मैं पहले तुझे खत्म कर दूंगा, फिर अपने को खत्म कर दूंगा। जीते जी मैं तुझे दूसरों के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा। यानी हरनाम सिंह अपनी पत्नी बंतो से कहता है कि यदि ये गाँव वाले लोग हमें मारने पर उतराए तो मैं सबसे पहले तुम्हें मार दूंगा और फिर मैं खुद खुद को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं तुम्हें दूसरों के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा। तभी वे गांव के बाहर ही पहले घर के सामने रुके। यानी तभी वो गांव के बाहर जो पहला घर है वहाँ पर रुके। दरवाज़ा बंद था। बड़रंग सा मोड़ी लकड़ी का दरवाज़ा। न जाने किसका घर था, कौन लोग दरवाजे के पीछे रहते थे। दरवाज़ा खुलेगा तो किस्मत जाने क्या गुल खिलेगी। यानी दरवाज़ा यदि खुलेगा तो किस्मत जाने क्या होगा। हरनाम सिंह ने हाथ ऊपर उठाया। क्षण भर के लिए उसका हाथ ठिठक रहा, फिर उसने दस्तक दी। यानी दरवाज़ा खोलने के लिए दस्तक दी और फिर हाथ रोका और फिर ठोक दिया। अभी यहाँ पर 15 खंड प्रारंभ होता है उपन्यास का। अ, गुरुद्वारा खचाखच भरा था, यानी यहाँ पर गुरुद्वारे का चित्रण है, याद रखिए। गुरुद्वारा खचाखच भरा था और संगत संगत मस्ती में झूम रही थी। बस अनमोल समय था। रागी रागी पूरी तन्मयता से आंखें बंद किए गा रहे थे। तुम बिन कौन मेरे आ, गोसाई। यानी सभी जो है वहाँ पर तन्मयता से क्या गा रहे थे गुरुद्वारे में? तुम बिन कौन मेरे गोसाई। यानी वह भगवान से गा रहे थे। संगत में सबके हाथ जुड़े हुए थे, यानी संगत में जो है सबके हाथ जुड़े थे, प्रार्थना कर रहे थे, आंखें बंद और सिर वजद में हिलते हुए। कोई कोई व्यक्ति हाथ पर ताल दिए जा रहा था। यह कुर्बानी की आवाज़ तालियों के फासले लांघ कर फिर से गूंज रही थी। 300 साल पहले भी ऐसा ही गीत दुश्मन दुश्मन से लोहा लेने से पहले गाया जाता था। यानी कितने साल पहले? 300 साल पहले भी ऐसा ही गीत गाया गया था। आत्म बलिदान की भगवान भगवान से ओत प्रोत वे सब कुछ भूले हुए थे। इन विलक्षण क्षण में उनकी आत्मा अपने पुरखों की आत्मा से जा मिली थी। वे फिर से जैसे अतीत में जहाँ पहुँचे थे
तुर्की के साथ लोहा लेने का फिर से समय था। यानी 300 साल पहले किसके साथ लोहा लिया था, किसके साथ युद्ध हुआ था, तो तुर्कियों के साथ हुआ था, याद रखिए। लेने का फिर से समय आ गया था। सिख जाति पर फिर से संकट आया है, फिर से तुर्कों की ओर से ही आया है। यानी सिख जाति पर फिर से संकट आया है, तुर्कों का ही आया है। यानी 300 साल पहले किससे युद्ध हुआ था, तो वो 300 साल पहले तुर्कों के साथ ही सिखों का युद्ध हुआ था। उनकी चेतना फिर से शताब्दियों शताब्दियों पहले पहले के वायुमंडल में सांस लेने लगी थी। और लश्कर लश्कर किस ओर से आएगा अभी तक मालूम नहीं था। बाहर से आएगा या गांव के अंदर से ही। यानी लश्कर जो है वह किधर से आएगा, दुश्मन जो है किधर से आएगा, गांव से आएगा या गांव के बाहर से आएगा, कुछ पता नहीं था। अभी तक मालूम नहीं था, बाहर से आएगा या गांव के अंदर से ही दुश्मन अ, चिंगाड़ता हुआ निकलेगा। अभी तक स्पष्ट नहीं था, दुश्मन का कोई एतबार नहीं था, पर संगत का प्रत्येक सिंह सिर हथेली पर रखे बैठा था। यानी सिख का जो है प्रत्येक जो है अपनी जान जो है मुट्ठी में लेकर बैठा था। गुरुद्वारे के अंदर रोशनी पिछली दो खिड़कियों से अ, यानी गुरुद्वारे में अ, रोशनी जो है वह पिछली दो खिड़कियों में से आ रही थी, जिसके ऊपर लाल लाल हरे रंग पीले रंग के शीशे लगे थे। लकड़ी के चार खंभों के बीच गुरु ग्रंथ साहिब की चौकी थी। यानी कहाँ पर थी गुरुद्वारे में, लकड़ी के चार खंभों के बीच गुरु ग्रंथ साहिब की चौकी थी। और चौकी के इर्द गिर्द पीतल का कटहरा बना बना था। चौकी को लाल रंग के रेशमी कपड़े से जिम पर सुनहरे रंग की किनारी लगी थी ढक दिया गया था, जिसका एक सिरा नीचे फर्श तक फैला था, जहाँ सफ़ेद चादरें बिछी थी। जगह जगह चौकी के सामने फर्श पर सिक्के दुबनिया इक्कनिया बिखरी पड़े थे। एक और आटे का ढेर लगा था। प्रवेश करने पर गुरुद्वारे के बाईं ओर स्त्रियां बैठी थी। यानी प्रवेश गुरुद्वारे के दौर में प्रवेश करते तो दाई ओर जो है वह स्त्रियां बैठी थी, महिलाएं बैठी थी। सभी ने दुपट्टों में मुंह सिर लपेट रखे थे। सभी के चेहरे दमक रहे थे। सबकी आंखों में कुर्बानी का नूर चमक रहा था। किसी किसी स्त्री की कमर से कटार लटका रही थी। यानी कटार यानी जो छोटा सा चाकू हथियार वह। और प्रत्येक नर नारी का रोम रोम इस बात को महसूस करता था कि सिख इतिहास की लंबी श्रृंखला में वह भी एक कड़ी है, जो इस संकट के समय अपने पुरखों ही की भांति आत्म बलिदान के लिए मैदान में उतर आए। यानी वह सिख परंपरा के लिए जो हमारे पुरखों ने किया, आत्म बलिदान किया, उसी तक प्रकार असला पिछले लंबे बरामदे में था। यानी असला जो है वह पिछले लंबे बरामदे में था। ग्रंथी की कोठरी में इकट्ठा किया जा रहा था। गांव में सात गुरु सिंहों के पास कोनाली बंदूकें थी। यानी कितनी सिखों के पास कोनाली बंदूकें थी, तो सात गांव में सात गुरु सिंहों के पास, यानी कि सात गुरु सिंहों यानी सात गुरु सिखों के पास जो है कोनाली बंदूकें थी, याद रखिए। 5 बम्बे कारतूसों के थे। यानी 5 बम्बे 5 बक्से जो है वह कारतूस के थे। जत्थेदार किशन सिंह सुरक्षा का प्रबंध कर रहा था। यानी जत्थेदार किशन सिंह जो है वह सुरक्षा का प्रबंध कर रहा था। किशन सिंह पिछली जंग में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था। यानी किशन सिंह जो है पिछले वर्ष में बर्मा की लड़ाई हुई थी, उसमें भाग ले चुका था, याद रखिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, यह सब कुछ जो है हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ रहे हैं। जब कभी एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो हम इसका रिवीजन ऐसा करेंगे कि जो शॉर्ट नोट्स बनाकर, जैसे अभी आप किया था पिछली बार, उसी प्रकार। बर्मा की लड़ाई के दो दांव पेच वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। यानी कौन, किशन सिंह जो है बर्मा में लड़ाई कर चुका था, और वह बर्मा की लड़ाई के जो दावपेच है वह गांव के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। सुरक्षा की कमान संभालते ही वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहनकर आया था, जिस पर सरकार इंग्लिशिया के 3 तमगे और अनगिनत रंगीन फीते लगे थे। कमीज मुचड़ी हुई थी, पर इस वक्त लोहा करवाने का वक्त नहीं था। 2 बंदूकों का एक मोर्चा गली के बाएं सिरे पर एक मकान में बनाया गया था, और 2 ही बंदूकों का दूसरा मोर्चा गली के दाएं ओर
पर बाद में दाएं हाथ वाला मोर्चा नाकारा साबित हुआ, क्योंकि उसी घर में रहने वाला सरदार हरि सिंह अपने अपने हमसायों पर गोली चलाने से अंत तक कतराता रहा था। बाकी 3 बंदूकों का मोर्चा गुरुद्वारे की छत पर बना था। यानी गुरुद्वारे की छत पर कितनी बंदूकों का मोर्चा था? तो 3 बंदूकों का, याद रखिए। और किशन सिंह सोए सारा वक्त छत पर कुर्सी बिछाकर बैठा रहा। यानी छत पर कौन कुर्सी बिठाकर बैठा रहा? तो किशन सिंह, याद रखिए। बंदूकों का इस्तेमाल बस इतने तक ही था। और बाकी हथियारों में क्या थे? भाले भाले बच्चे, तलवारें, लाठियाँ आदि थी। यानी कौन कौन से हथियार थे? बंदूक थी, भाले, बच्चे और तलवारें, लाठियाँ थी, याद रखिए। गुरुद्वारे की पिछली दीवार के साथ यह असला सजा दिया गया था। रंग बिरंगी मखमली बियानों में म्यानों में बंद तलवारों के साथ एक दीवार के साथ खड़ी थी। खिड़की में से धूप की किरण सीधी उन्हीं पर पड़ रही थी। किस पर? तलवारों पर। जिससे वे अत्यंत प्रभावशाली लग रही थी। और रोशनी की किरण भालों और बच्छों की नोकों पर भी पड़ रही थी। यानी जो नोकों पर पड़ रही थी भालों की। भाला यानी ऐसा इस प्रकार की लकड़ी रहती थी, और यहाँ पर एक ऐसा तीर जैसा नोक रहता था, और ऐसा फेंकते थे तो वह तीर लगता था, और वो रोशनी पर से चमक रहा था। वह लोहे का होता था। ये जो टोक झिलमिला रहे थे। कुछ एक ढाले भी थी जो निहंग सिखों से मिल गई थी। दो निहंग सिख छत पर पहरा दे रहे थे। दोनों के पास अपने बच्चे थे, और दोनों ने अपना अपना जामा पहन रखा था। नीला बाला, नीली पगड़ी, और पगड़ी के ऊपर लोहे का चक्र और पीला कमरबंद। दोनों छाती ताने भाले हाथ में संभाले, एक छत के एक सिरे पर, दूसरा दूसरे छत के दूसरे सिरे पर दूर दूर तक नजरें डाल रहे थे। कौन जाने लश्कर किस ओर से धूल उड़ाते चले आए। निहंग सिंह जी, भाला नीचा कर दो। यानी निहल सिंह जी, भाला जो है वह नीचा कर दो। धूप में उसकी नोक चमकती है, दुश्मन उसे दूर से देख सकता है। यानी वह कौन कहता है? किशन सिंह समझाते हुए कहता है कि निहल सिंह से, निहंग सिंह जी, भाला नीचा कर दो। तुम्हारे जो भाले का नोक है वह दूर से रोशनी से चमक रहा है। एक बार किशन सिंह ने समझाते हुए कहा, तो निहंग सिंह बिगड़ उठा। यानी निहंग सिंह बिगड़ उठा। निहंग सिंह का बर्छा नीचा कभी नहीं हो सकता। यानी भाला कभी नीचा नहीं हो सकता। बिहंग सिंह ने जवाब दिया, और झोंका त्यों भाला उठाए क्षितिज पर आंखें गाड़े खड़ा रहा। निहंग सिंहों की आंखों के सामने वही पुरानी लड़ाइयों के चित्र घूम रहे थे, जब लश्कर कुछ किया करते थे। तलवारें चमकती थी, घोड़े हिनहिनाते थे, नगाड़े और शंख गूंजते थे। इसी की कल्पना करते हुए उनके दिल में सीखी जोश हिल्लोरें लेने लगा था। यानी पहले की लड़ाई का। दो निहंग नीचे गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर तैनात थे। दोनों के हाथ में बर्छे थे, और दोनों बड़ी मुस्तैदी से खड़े थे। दोनों ने मूँछों को ताव दे रखा था, और नीले बानी पर पीला कमरबंद बांध रखा था। पुराने जमाने में खालसा पीला बाना पहनकर रणभूमि में उतरता था। इस वातावरण में हर किसी की कोशिश थी कि जहाँ तक हो सके अपनी पोशाक में भी उस अखंड परंपरा का कोई न कोई चिन्ह आ सके, जिनसे वे अपने अतीत के साथ और गहरे जुड़ सके। बिशन सिंह महिवाले ने, जिसकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगी थी। यानी बिशन सिंह महिवाले की ड्यूटी जो थी वह खालसा लंगर में थी। लंगर जो है गुरुद्वारे में बहुत बड़ा लंगर लगाया जाता है। हमारे नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसमें भी हमेशा लंगर लगाया रहता है, क्योंकि खाने के लिए वो रहता है। अब में लगाई गई थी। पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में खोस रखा था। यानी बिशन सिंह मनिहारी वाले
बिशन सिंह मनिहारी वाले की ड्यूटी लंगर में थी और उसने जो है पीले रंग का रेशम रुमाल अपनी पगड़ी में खोस रखा था। बसंत पंचमी के मेले के बाद उसने पीले रंग का रुमाल अपने बेटे के सिर पर से उतार कर जेब में रखा था। यानी बसंत पंचमी के मेले के बाद, यानी बसंत पंचमी का मेला होने के बाद जो उसने पीले रंग का रुमाल जो है अपने बेटे के सिर पर से ऊपर उतार कर जेब में रखा था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे यह रुमाल मिल गया था और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया था। संगत में किसी किसी ने कमरबंद बांध रखा था, पर अधिकांश लोग सलवार कमीज में ही थे। और तो और सरदार किशन सिंह ने भी तमगो वाली खाकी कमीज के नीचे पायजामा ही पहना था। यानी किशन सिंह ने भी जो खाकी के नीचे अपना तमगो वाला पायजामा ही पहन रखा था। पर यह वक्त पोशाक की ओर ध्यान देने का नहीं, यानी ये वक्त जो है पोशाक की ओर, कपड़ों की ओर ध्यान देने का नहीं था। दिलों में बलिदान की भावना लहरें मार रही थी और उस वक्त पोशाक और वर्दी का ध्यान ध्यान भो भो आता आता था, तो उस गहरी भावना के ही कारण जो हर पहलू परंपरा के साथ जुड़ जाना चाहती थी। गुरुद्वारे का माहौल भरे बादलों जैसा गंभीर हो रहा था। कीर्तन में सभी के सिर झूम रहे थे, सभी की चेतना में वे सभी बातें जो भी दूर अतीत में हुआ करती थी। बलिदान की भावना, मुसलमान शत्रु, ढाल तलवार, गुरु का प्रसाद, अखंड एकता जो नहीं था तो उनकी चेतना में अंग्रेज नहीं था। यानी सब कुछ थे, लेकिन उनकी चेतना में दुश्मन के रूप में कौन था? उसकी सिखों की चेतना में शत्रु के रूप में मुसलमान शत्रु थे, ढाल तलवार गुरु का प्रसाद था, अखंडता थी, लेकिन वह अंग्रेज जो है वह नहीं थे। याद रखिए, पूछे जा सकता है आजकल। कस्बे से 25 मील की दूर पर, यानी कस्बों से 25 मील दूर के ऊपर अंग्रेजों की देश भर में सबसे बड़ी छावनी थी। उस छावनी की ओर उसका ध्यान नहीं जा रहा था। शहर और प्रांत में बैठे अंग्रेज अधिकारियों की ओर भी नहीं, यानी जो अंग्रेज सरकार की तरफ इसका ध्यान ही नहीं थे। मानो देश में उनका कोई अस्तित्व नहीं हो। अस्तित्व था तो तुर्क का था, खालसा का, उनके बढ़ते आ रहे लश्करों का, आत्म बलिदान की बेला में उस महायज्ञ की जिसमें सभी अपने प्राणों की आहुति डालने के लिए तैयार हो। गोलाबारी का डर सबसे अधिक गुरुद्वारे के पिछवाड़े की ओर से ही था। यानी गोलाबारी का डर जो है गुरुद्वारे की किस साइड से था? आगे से था, पीछे से था, दाहिने से था या बाएं से था? तो पिछवाड़े से था। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। हरे छज्जे वाले शेखों के मकान में कस्बों के मुसलमान असला इकट्ठा कर रहे थे। शेखों के मकान में भी कुछ कुछ वैसी ही भावना व्याप रही थी। यहाँ पर गांव के सभी मुसलमान किसान तेली नानवाई अब मुजाहिद बन गए थे। काफिरों के खिलाफ जिहाद की तैयारियां चल रही थी। आंखों में यहाँ कभी भी उतर आया करता था और कुर्बानी का जज्बा दिलों में लहरें मार रहा था। गुरुद्वारे के ऐन सामने गली के पार सिखों की हो रही दुकानों का सिलसिला था। यानी गुरुद्वारे के सामने किसकी दुकानें थी? सिखों की थी, याद रखिए। और दुकानों के पीछे तीखी ढलन थी जो सीधी छोटी सी नदी तक चली गई थी। और नदी के पार लुकाटों का लंबा चौड़ा बाग था। इसलिए सामने की ओर से तो कोई माई का लाल हमला नहीं कर सकता था। यानी सामने की ओर से क्यों कोई हमला नहीं कर सकता था? क्योंकि सामने की ओर से जो थे वह लंबा चौड़ा बाग था, इसीलिए नहीं कर सकता था। जो आता छत पर मोर्चा बांधे किशन सिंह की बंदूकें उसे भून डालती। यानी जो भी ऊपर आता किशन सिंह की बंदूक उसको भून डालती। बाएं हाथ गली के सिर पर मुसलमानों के कुछ घर थे और उसके पीछे खालसा स्कूल खड़ा था। यानी खालसा स्कूल कहाँ पे खड़ा था? तो मुसलमानों के कुछ घर थे और उस घरों के पीछे खालसा स्कूल खड़ा था। और फिर खेत शुरू हो जाते थे। दाएं हाथ भी गली के सिर पर मुसलमानों का पूरा मोहल्ला शुरू हो जाता था। पर मोर्चा यहाँ भी
बांध दिया गया था, यानी मोर्चा मुसलमानों के घरों के यहाँ भी रखा गया था। गुरुद्वारे के पिछवाड़े 2 गलियाँ छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था। यानी शेख गुलाम रसूल का मकान गुरुद्वारे के कहाँ पर था, तो गुरुद्वारे के पिछवाड़े की 2 गलियाँ छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था। 2 मंजिला मकान किसका था, तो शेख गुलाम रसूल का था, याद रखिए। और मुखबरों की सूचना के मुताबिक मुसलमानों ने उसी को अपना किला बना रखा था। किसको, वो 2 मंजिला मकान को, शेख गुलाम रसूल के घर को ही अपना किला बनाए रखा था। उसी में अपना इकट्ठा इसी उसी में अमला इकट्ठा करते जा रहे थे। छज्जे के पीछे सभी दरवाजे बंद थे और ऊपर ऊपर हरी खिड़कियाँ वाली बरसाती भी बंद थी और कोई भी आदमी छज्जे पर खड़ा नजर नहीं आ रहा था। इस पर घर पर सबकी नज़रें थी। पहली गोली यहीं से दागी जाएगी, यानी पहली गोली जो है इसी घर से दागी जाएगी, मार दी जाएगी। यूँ देखा तो यह गांव का बड़ा सुंदर था। अमन चैन के दिन दिन कोई यहाँ आए तो इसकी खूबसूरती पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। लगता भगवान ने अपने हाथ से बनाया है जो 2 मंजिला मकान छोटी सी नदी के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी पर छोटे के नाले की दुकान शक्ल में यह गांव खड़ा था। नदी के जल प्रवाह के पार लुटारों के घने बाग थे, जहाँ अनेक झरने बहते थे। इन दिनों लुटाक पक रहे थे और तोतों के झुंड पेड़ों में बसे हुए थे। इन दिनों नदी का रंग भी आसमान के रंग की तरह गहरा नीला रहता था। जमीन मिट्टी लाल मायली थी, यानी जमीन की मिट्टी किस रंग की थी, तो लाल मायली रंग की। के बाहर खेतों का प्रसार उन पहाड़ी तक चला गया जो इस प्रदेश की पीठ पर खड़ी थी। हर घड़ी पहाड़ी का रंग बदलता रहता था। कभी वह झीनी सी नीली चादर ओढ़ लेती, कभी उसका चेहरा तपे तांबे जैसा दमकने लगता, कभी उसके कंधों पर सुरमई घटाएं देखने लगती, कभी उस पर हरियावल बिछ जाती। इस पहाड़ी से दामन ने झरने की ओर झरने थे और घने बड़े और इंजीर के पेड़ थे। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।